For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. यस बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं बच्चों। तो आज के वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एंड सीए फाइनल के वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ये अपकमिंग मे अटेम्प्ट है। वीडियो के टाइटल से आपने गेस कर ही लिया होगा। तो ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, इस वीडियो में हम सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज की मे 22 अटेम्प्ट की जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मे 22 की अमेंडमेंट लेक्चर आपका है। मे 22 की अगर हम बात करें बच्चों, तो मे 22 के अटेम्प्ट में आपकी जो एडिशनल 6 मंथ्स की अमेंडमेंट आती है, कौन से दिनों की आती है? 1 मे 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021। तो ये 6 महीने की अमेंडमेंट्स एडिशनली आपके मे 22 के पेपर के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो मे 22 की इन 6 मंथ्स की अमेंडमेंट्स को कवर करने के लिए आज की क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास में आगे मैं बढ़ूं उससे पहले कुछ केवियट्स। सबसे पहली बात बच्चों, हमारा जस्ट अभी एक सीए फाइनल का रेगुलर बैच फिनिश हुआ है जो मार्च 22 के मंथ में ही फिनिश हुआ था। तो उस बैच में हमने मे 22 की सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो बाई चांस कोई वो वाला बच्चा ये वाली वीडियो देख रहा है, आपको ये वाली क्लास नहीं करनी है, बिकॉज इस क्लास में जो भी अमेंडमेंट्स मैं कराने जा रहा हूं वो आपके बैच में ऑलरेडी कवर्ड है। तो जो हमारा बैच जस्ट अभी फिनिश हुआ है मार्च 2022 में, उन बच्चों के लिए ये वाली अमेंडमेंट क्लास बिल्कुल भी नहीं है। दिस अमेंडमेंट क्लास इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो मे 22 अटेम्प्ट देने वाले हैं एंड जिन्होंने पुरानी अमेंडमेंट्स कवर नहीं कर रखी थी मे 22 की, तो सिर्फ उनके लिए। तो मार्च 2022 वाले बैच के स्टूडेंट्स के लिए अमेंडमेंट्स नहीं है। मोर ओवर, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी मई या नवंबर 2022 एडिशन की बुक्स खरीदी हैं, चाहे आपने कॉम्पैक्ट बुक खरीदी हो, कॉम्पैक्ट बुक मतलब आपकी समरी बुक जिसमें आपका पूरा सिलेबस 90 पेजेस में कंपाइल्ड है, या एमसीक्यू बुक या वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2, तो अगर आपने हमारी मई या नवंबर 22 एडिशन की बुक्स खरीदी हुई हैं, तो उनमें भी जो आज की इस क्लास में अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हो, सारी अमेंडमेंट्स इस बुक्स में कवर्ड है। तो आपको भी अलग से अमेंडमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। तो जिस भी बच्चे ने हमारा रेगुलर बैच परचेज किया था, उनके लिए आज वाली अमेंडमेंट क्लास बिल्कुल भी नहीं है। लाइकवाइज, अगर किसी भी बच्चे ने हमारी मई नवंबर 2022 की सीए फाइनल एडिशन की बुक्स परचेज करी हैं, तो उनके लिए भी आज वाली अमेंडमेंट क्लास एप्लीकेबल नहीं है। सो विद दिस केवियट, अब उन बच्चों के लिए आ जाते हैं जिनके लिए वाली क्लास एप्लीकेबल है। दैट इज जो भी मे 22 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उनके लिए आज वाली अमेंडमेंट क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विद दिस अमेंडमेंट क्लास देयर विल बी अ केवियट कि आप नवंबर 21 तक की सारी अमेंडमेंट्स के साथ ड्यूली अपडेटेड हो। दैट इज जो आपका नवंबर 21 का अटेम्प्ट था बच्चों, उसमें आपकी 30 अप्रैल 2021 तक की अमेंडमेंट्स आती हैं। तो आज वाली क्लास में मैं ये मान के चल रहा हूं कि 30 अप्रैल 2021 उस दिन तक की तो आपने सारी अमेंडमेंट्स पढ़ी हुई हैं। तो 1 मई से लेकर के 31 अक्टूबर तक जो 6 मंथ्स में एडिशनल अमेंडमेंट आई है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके लिए मैं इन अमेंडमेंट नोट्स की हेल्प लेने वाला हूं। तो ये अमेंडमेंट नोट्स अगर आपको चाहिए, तो ये अमेंडमेंट नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा होगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां से मिल जाएंगे। तो आप उस लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्टली आप इन अमेंडमेंट नोट्स के लिंक पर पहुंच जाओगे। अदर वे अराउंड मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? CA_law_हर्ष गुप्ता। तो आप वहां पर जाकर के ये वाले अमेंडमेंट नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो बच्चों, ये आपकी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, ये वाली अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात क्या है बच्चों, अगर मैं पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स की बात करूं, आई गेस ये मे 22 अटेम्प्ट इट्स वन अटेम्प्ट जहां पर हमारी अमेंडमेंट्स बहुत ही कम है। तो आज वाली अमेंडमेंट क्लास आई एम होपिंग बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएंगी, बिकॉज अमेंडमेंट्स अब की बार बहुत ही मिनिमल आई है। तो सबसे बढ़िया बात तो यही आई। तो आते हैं बच्चों और अमेंडमेंट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमारा सिलेबस बच्चों कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में डिवाइडेड है, तो फ्यू अमेंडमेंट्स आर देयर इन कॉर्पोरेट लॉ। और इकोनॉमिक लॉज की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक लॉज में सिर्फ एक ही टॉपिक में अमेंडमेंट आई है। तो सबसे पहले बच्चों हम कॉर्पोरेट लॉ की अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका कंपनीज एक्ट भी आता है, सेबी एक्ट भी आता है एंड सेबी का एलओडीआर रेगुलेशंस भी आता है। तो कॉर्पोरेट लॉ में बच्चों अगर हम कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट पर आ जाएं, तो सबसे पहले कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स की अगर बात करें, तो सबसे पहले आपकी अमेंडमेंट आई है डायरेक्टर्स के पहले चैप्टर में। तो जो आपका डायरेक्टर्स का फर्स्ट चैप्टर है, वहां पर एक अमेंडमेंट आई है रूल 6 में। तो यहां पर एक रूल 6 सब रूल 4 है, उसमें बच्चों ये अमेंडमेंट आई है। अब अगर मैं आपको ये जो अमेंडमेंट है जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डेटा बैंक से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा हमारे कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 150, जहां पर हमारी सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर को एक जिम्मेवारी दी हुई है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक डेटा बैंक तैयार करेंगे। तो बच्चों इसके लिए एक सेक्शन 150 आता है, रेड विद रूल 6। तो उसका जो ये रूल 6 है, पहले भी बहुत बार अमेंड हुआ था एंड अगेन फॉर मे 22 इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स आई हैं। अब अगर मैं ये अमेंडमेंट आपको स्ट्रेट अवे ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि अमेंडमेंट ये आ गई, ये प्रोवाइजो आ गया, तो आपको स्ट्रेट अवे शायद समझ में ना आए। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये पूरा सेक्शन 150 और रूल 6 है, इसकी पूरी समरी इन अमेंडमेंट नोट्स में कर दी है इंसर्ट। तो ये समरी अदर वे अराउंड हमारी कॉम्पैक्ट बुक में होती है, बट मैंने यहां पर वो पूरा सेक्शन अलोंग विद द रूल दोबारा से इंसर्ट कर दिया है। तो एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं पूरा सेक्शन एंड रूल को, जिसके साथ हमें अमेंडमेंट भी समझ में आ जाएगी कि अमेंडमेंट एक्जैक्टली आई क्या है। और यहां पर अब की बार जो अमेंडमेंट आई है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें भी काफी बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चों कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 150 आता है, जहां पर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी है
एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप एक इंस्टीट्यूट को डेजिग्नेट करिएगा जो इंडिया के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कोई भी बनना चाह रहे हैं उनका डेटा बैंक मेंटेन करेगी। तो उसके लिए बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर को डेजिग्नेट कर रखा है। ये पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। एंड ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये डेटा बैंक करता है तैयार। पर बच्चों अगर किसी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, तो इस डेटा बैंक से अगर आप किसी का नाम पिक करते हो, क्या उसकी जिम्मेवारी सरकार या इस अथॉरिटी की होगी? ना। यहां पर सरकार ने साथ साथ पार्लियामेंट ने क्या क्लेरिफाई किया हुआ है कि जी अगर कोई भी कंपनी इस डेटा बैंक से किसी डायरेक्टर का नाम पिक कर रही है तो उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कंपनी आपको ही करना होगा। तो सेक्शन पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। इसके बाद बच्चों यहां पर रूल 6 की बातें स्टार्ट होती थी और वो क्या कहता था, आज अगर हम किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना नाम इस डेटा बैंक में दर्ज करवाना पड़ेगा। और बच्चों हमें डेटा बैंक में नाम दर्ज करवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जिस समय हम डेटा बैंक में नाम दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन देंगे, हम अपना नाम या तो इस डेटा बैंक में 1 साल या 5 साल या लाइफ टाइम तक के लिए दर्ज करा सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। नीडलेस टू से बच्चों अगर आपने 1 साल या 5 साल के लिए नाम दर्ज करवाया है तो जैसे ही ये टाइम एक्सपायर होगा आपका नाम डेटा बैंक से रिमूव हो जाएगा। इसलिए आपको यहां पर रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो अगर आपने नाम 1 साल 5 साल के लिए दर्ज कराया है तो एक्सपायरी से 30 दिन के अंदर अंदर आप रिन्यूअल की एप्लीकेशन दे देना ताकि डेटा बैंक में आपका नाम मेंटेन रहे। एंड नीडलेस टू से अगर आपने लाइफ टाइम बेसिस पर अपना नाम डेटा बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए दर्ज करा दिया था तो रिन्यूअल की एप्लीकेशन देने की कोई जरूरत नहीं होती। और बच्चों जब हम सेक्शन 149 सब सेक्शन 7 में किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह नियुक्त होते हैं तो वहां हम एक इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन देते हैं कि हां जी हम सब सेक्शन 6 के उस क्राइटेरिया के हिसाब से इंडिपेंडेंट हैं। तो जब आप वो डिक्लेरेशन देते हो उस डिक्लेरेशन में आप ये भी डिक्लेरेशन देते हो हां जी मेरा नाम डेटा बैंक के अंदर आ रहा है। एंड लास्टली बच्चों यहां पर एक और बात आई थी कि इवन तो आपके पास अभी डिन नंबर नहीं है फिर भी आप अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज करा सकते हो। ये बात पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर बच्चों रूल 6 में एक और रिक्वायरमेंट आती थी। रूल 6 क्या कहता था जी, आप नाम जैसे ही डेटा बैंक में दर्ज करवा लोगे अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आप डेटा बैंक में दैट इज किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आपने जो डेटा बैंक में नाम दर्ज कराया उसके काबिल हो। और वो काबिलियत कैसे चेक होगी? तो रूल 6 ने कहा था जी जैसे ही आपका नाम डेटा बैंक में दर्ज हो जाएगा ना आपको 2 साल के अंदर अंदर एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना होता है। दैट फॉर एग्जांपल आज अगर मैं HG किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो मैं पहले अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज कराता हूं, 2 साल के अंदर मैं ये टेस्ट पास करता हूं और ये टेस्ट पास करने के लिए बच्चों मुझे कितने % मार्क्स सिक्योर करने होते हैं? 50%। यहां पहले किसी जमाने में 60% की लिमिट थी, आजकल लिमिट कितनी है? 50%। और सर अगर मैं फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है जी, यहां पर आप बार बार अटेम्प्ट दे सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सर कोई लिमिट नहीं है। पर बच्चों यहां पर हमने कहा कि कोई भी इंसान डेटा बैंक में जब नाम दर्ज करा रहे हो उसे 2 साल के अंदर अंदर ये टेस्ट पास करना होगा। रूल 6 पहले भी ये बोलता था, आज भी ये बोलता है। अब जो चेंज आया वो क्या चेंज आया? रूल 6 ने जैसे ही ये कहा कि जी कोई भी इंसान अगर डेटा बैंक में अपना नाम दर्ज करा रहा है तो 2 साल के अंदर अंदर आप ये टेस्ट पास करना। तो जब ये कानून आया हमारी सरकार को लगा जी इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर हम उन लोगों को भी कहेंगे कि आप भी ये टेस्ट पास करो तो ठीक नहीं है। चलो उन लोगों को हम ये कहते हैं आप नाम डेटा बैंक में दर्ज कराओ, समझ में आता है, पर इतने एक्सपीरियंस लोगों को अगर हम ये टेस्ट पास करने के लिए बोलेंगे वो थोड़ी सी बेवकूफी होगी। इसलिए रूल 6 बच्चों यहां पर लाया था एक्सेप्शन, और यहां पर एक्सेप्शन दी गई थी कुछ ऐसे लोगों की जिनको अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज कराने के बाद ये टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं होती, दैट इज ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करने की थी एक्सेप्शन। तो बच्चों काफी समय तक यहां पर सिर्फ ये एक्सेप्शन नंबर 1 आती थी। आज अमेंडमेंट से यहां पर एक एडिशनल एक्सेप्शन इंसर्ट हो गई है, दैट इज पहले सिर्फ इन कैटेगरीज के लोगों को ही टेस्ट पास करने से एग्जम्प्ट किया गया था, पर अब यहां पर एक एक्सेप्शन नंबर 2 आ गई है, दैट इज यहां पर और भी कुछ लोग हैं जो ये टेस्ट पास करने से एग्जम्प्ट है। तो एक तो बच्चों एक अमेंडमेंट तो ये आई, और दूसरी अमेंडमेंट क्या आई कि ये जो पहले कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो एक्सेप्शन नंबर 1 में फॉल कर रहे हैं जिन्हें ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, इसमें ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें आए हैं थोड़े से चेंजेस। तो यहां पर कुछ क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो बस ये 2 अमेंडमेंट आपकी रूल 6 में आई है। एक तो पहली एक्सेप्शन में जो सेकंड पॉइंट आ रहा है इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, एंड यहां पर एक नई एक्सेप्शन हो गई है इंसर्ट। तो ये जो एक्सेप्शन नंबर 1 और एक्सेप्शन नंबर 2 में जितने भी लोग फॉल कर रहे हैं इनको ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इन लोगों ने अपना कैलिबर ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, तो इन्हें डेटा बैंक में आने के लिए टेस्ट पास नहीं करना। देखते हैं बच्चों कौन कौन से लोग यहां फॉल कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा अमेंडेड प्रोविजन दोबारा से बता रहा हूं। तो एक्सेप्शन नंबर 1 क्या कह रही है जी, आपको ये टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है
अगर आप 3 साल से सर्व कर रहे हो, दैट इज 3 साल से काम कर रहे हो, कहां, या तो पॉइंट नंबर 1 में या 2 में या 3 में। और पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है जी, अगर आप 3 साल से डायरेक्टर या केएमपी हो, किसके, या तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी के, या किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है 10 करोड़, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और इन अ FATF member country. What is बच्चों FATF member country? Financial Action Task Force. That is globally कुछ कंट्री साथ आकर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए FATF टास्क फोर्स बनाई हुई है। तो जितनी भी कंट्रीज FATF टास्क फोर्स की मेंबर हैं और उनकी सिक्योरिटीज रेगुलेटेड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन। तो अगर आप किसी ऐसे देश में जाकर अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवा रहे हो, तो ऐसी कंपनी का जो डायरेक्टर होगा, अगर वो 3 साल से डायरेक्टर या केएमपी की तरह काम कर रहा है ऐसी कंपनी में, तो उसे ये टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है। एंड लास्टली बच्चों, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट में अगर आप डायरेक्टर या केएमपी हो आउटसाइड इंडिया जिसकी पेड अप कैपिटल है 2 मिलियन USD, या किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अगर आप डायरेक्टर या केएमपी हो। तो बच्चों इस पॉइंट 1 में मैं थोड़ा फास्ट गया हूं बिकॉज ये पहले भी सेम था, अब भी सेम है। जो यहां पर पॉइंट 3 आ रहा है, ये पहले भी सेम था, अब भी सेम। और ये क्या कह रहे हैं जी, अगर आपको 3 साल से एक्सपीरियंस हो, कौन सा, आपने काम किया है इन द पे स्केल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और अबव इन सेबी, RBI, IRDA, PFRDA। सेबी मतलब, सेबी तो आप समझते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड हैविंग एक्सपर्टीज इन द मैटर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉस। तो बच्चों ये एक पॉइंट आया, या आपने काम किया हो 3 साल के लिए इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट इन और अबव इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्लस हैविंग एक्सपीरियंस इन, दैट इज बच्चों 3 साल से आपने डायरेक्टर लेवल या उसके बराबर के पे स्केल पर काम किया हो, कहां, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में। और वो काम करते हुए आपको एक्सपीरियंस किस चीज का होना चाहिए, मैटर्स रिलेटिंग टू कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स एटसेट्रा, या अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो अगर आप 3 साल से डायरेक्टर या उसके बराबर के पे स्केल पर काम कर रहे हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में, या डायरेक्टर से अबव के पे स्केल पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में, और वो काम करते वक्त आपको कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इन मैटर्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप भी ये टेस्ट पास करने से एग्जम्प्ट हो जाओगे। तो एक तो बच्चों एक छोटी सी अमेंडमेंट ये आई, और दूसरी अमेंडमेंट जो यहां पर है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सर हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन नंबर 2 आ गई, और वो क्या कह रहे हैं जी, इन कुछ लोगों को भी टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है अगर इन लोगों ने 10 साल से काम किया हो, कैसे, एज एन एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट, या आप हो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आप हो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, या आप हो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट की तरह 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको किसी भी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए डेटा बैंक में नाम तो दर्ज करवाना पड़ेगा, पर आपको यह टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 छोटी सी अमेंडमेंट आई है बच्चों हमारे रूल 6 में। स्ट्रेट अवे अगर हम ये अमेंडमेंट पढ़ते तो शायद समझ में नहीं आता, तो अमेंडमेंट्स को हमने समराइज करके यहां पर कवर कर दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, ये आपकी रूल 6 के अंदर अमेंडमेंट आई है। इसमें ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है कि जी एक प्रैक्टिसिंग CA कब एग्जम्प्ट होगा डेटा बैंक में नाम दर्ज कराने के बाद टेस्ट पास करने के लिए आप पाएंगे जी 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास रहेगा। तो बच्चों ये पहली अमेंडमेंट आई हमारे डायरेक्टर्स के फर्स्ट चैप्टर में, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरी अमेंडमेंट आ रही है बच्चों डायरेक्टर्स के सेकंड चैप्टर में, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पार्ट्स, और इसमें भी सेक्शंस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, यहां पर बस अमेंडमेंट आई है आपकी रूल 4 में। तो बच्चों जब आपने डायरेक्टर्स का सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 173, जहां पर बोर्ड मीटिंग की चर्चा होती है। तो 173 के साथ हम एक रूल 4 पढ़ा करते थे मतलब सर, क्योंकि अब सरकार ने रूल 4 ही कर दिया है ऑमिट। रूल 4 बेसिकली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता था और किस चीज से डील करता था, यहां पर आपको कुछ मैटर्स दिए जाते थे और वो वाले मैटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना एक बोर्ड मीटिंग में आकर ही डिस्कस करने पड़ते थे। मतलब उन वाले मैटर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते थे, उन मैटर्स के लिए ना बोर्ड मीटिंग में आना मैंडेटरी कर दिया था। एटलीस्ट फिजिकल क्वारम जितने तो डायरेक्टर्स को मीटिंग में आना ही पड़ेगा। अब बच्चों इस रूल की ना अपनी एक हिस्ट्री थी, ये रूल 4 काफी समय से लॉ में था, पर पीछे जब कोविड का टाइम आया तो हम किसी को मिलने पर मजबूर इन पर्सन कर ही नहीं सकते, वहां तो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो काफी टाइम तक एमसीए ना एग्जामिशन नोटिफिकेशन निकाल के सर्कुलर्स के थ्रू इस रूल 4 की डेट को एक्सटेंड करे जा रहा था कि चलो जी इस दिन तक आप रूल 4 फॉलो मत करना, इस दिन तक फॉलो मत करना। तो एमसीए ने रूल 4 को काफी टाइम तक एक्सटेंड किया और फाइनली सरकार ने कहा छोड़ो जी क्यों स्यापे में पड़ना है, उन्होंने रूल 4 को कर दिया बच्चों फाइनली ऑमिट।
दैट इज पहले जो ये रूल 4 आता था, इसमें आपको जो मैटर्स दिए जाते थे जो आपको बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करने पड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप डिस्कस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रोस्पेक्टस है, मर्जर वगैरह का डिस्कशन है, तो वो सारे काम आपको फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ही करवाने पड़ते थे। वो रूल 4 आपका हो गया है ओमिट। तो ये एक वेलकम अमेंडमेंट हम कह सकते हैं बच्चों, ड्यू टू कोविड रूल 4 को ही लॉ मेकर ने कर दिया है ओमिट। तो एक तो हमारी अमेंडमेंट बच्चों डायरेक्टर के पहले चैप्टर में आई, दूसरी अमेंडमेंट डायरेक्टर के सेकंड चैप्टर में आई, और बच्चों कंपनी लॉ की लास्ट अमेंडमेंट आ रही है। सर लास्ट अमेंडमेंट? यस। तो बच्चों फॉर मे अटेम्प्ट आपकी कंपनी लॉ में 3 ही अमेंडमेंट थी, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो अमेंडमेंट आ रही है बच्चों वो आ रही है इन द टॉपिक ऑफ फॉरेन कंपनी। तो बच्चों आपको अगर ध्यान हो तो फॉरेन कंपनी का आपका एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर में आपका एक सेक्शन आता है। मैं आपको वो एक बार सेक्शन भी दिखाता हूं, आपको ये अमेंडमेंट और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उस सेक्शन में ना लास्ट ईयर थोड़े से अमेंडमेंट्स आए थे। तो लेट जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अगर आई विल जस्ट शो यू द कंपनीज एक्ट एक बार। तो बच्चों ये हमारा फॉरेन कंपनी का एक चैप्टर है जो सेक्शन 379 से स्टार्ट होता है। तो ये जो आपका सेक्शन 379 था बच्चों, इसका एक सबसेक्शन 1 आता था जो बताता था कि, या ये पूरा सेक्शन आपको बताता था कि ये पूरा चैप्टर जो फॉरेन कंपनीज का है किस किस फॉरेन कंपनी पर किस किस एक्सटेंट तक अप्लाई करेगा, मतलब इस चैप्टर की कौन कौन सी बातें कैसी कैसी फॉरेन कंपनीज पर अप्लाई करेंगी। तो बच्चों यहां पर एक सबसेक्शन 1 आया करता था, और वो कहता था पहले सेक्शन 382, 386 एटसेट्रा एटसेट्रा ये हर फॉरेन कंपनी पर अप्लाई करेंगे। फिर यहां पर ना एक प्रोवाइजो आता था जहां पर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप चाहो ना तो आप किसी भी फॉरेन कंपनी को इस चैप्टर की किसी भी बात से एग्जम्प्ट कर सकते हो। पर पार्लियामेंट ने ना ये प्रोवाइजो डिलीट करके क्या सीजी की पावर छीन ली थी? ना बच्चों, पार्लियामेंट ने लास्ट ईयर ये वाला प्रोवाइजो ओमिट करके इस चैप्टर में एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया था 393A, और जो बात यहां पर ये प्रोवाइजो में लिखी होती थी इसके लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया गया। तो ये बात सेक्शन 379 सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो से हटाकर यहां पर एक नया सेक्शन डाल दिया गया, और यहां पर सीजी को क्या पावर दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप अगर चाहो तो आप किसी भी फॉरेन कंपनी को या कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या नहीं, आप उसको चाहो तो आप उसको इस चैप्टर की किसी भी बात से कर सकते हो एग्जम्प्ट। बस जब भी आप ये एग्जामिशन नोटिफिकेशन लाओ, ये आप पार्लियामेंट में पेश कर देना कि हां जी हमने इन फॉरेन कंपनीज को इस चैप्टर की इस बात से एग्जम्प्ट किया है। तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को 393A एक नए सेक्शन द्वारा दे दी गई थी, और बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली अपनी इस पावर का इस्तेमाल भी कर लिया, और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फॉरेन कंपनीज को इस चैप्टर के कुछ सेक्शन से कर दिया है एग्जम्प्ट, और वही अमेंडमेंट यहां पर आई है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या कह रही बच्चों ये अमेंडमेंट? दैट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 393A, तो जो सीजी को पावर मिल रही है इस सेक्शन से, सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय एग्जम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 387 टू 392। दैट इज इस चैप्टर में जो ये सेक्शन 387 से लेकर 392 में जो भी बातें आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन कंपनीज के लिए इन सेक्शंस को एग्जम्प्ट कर रही है? वो सारी फॉरेन कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चाहे उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या नहीं। दैट इज यहां पर बच्चों हर फॉरेन कंपनी को और हर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को भी एग्जम्प्ट किया जा रहा है, चाहे उनका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या नहीं। कब? इन सो फार दे रिलेट टू ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन द सिक्योरिटीज, requirements related to prospectus and all matters incidental thereto in the International Financial Services Center set up under section 18 of the SEZ Act। क्या कहना चाह रहा है बच्चों ये पॉइंट कि आज बच्चों अगर कोई फॉरेन कंपनी है या कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, आज वो इंडिया में एक जगह है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। मैंने बैचेस के दौरान इसके बारे में आपको बताया था। ये क्या है बच्चों? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में बच्चों एक एरिया होता है जो हमारी सरकार डेजिग्नेट करती है, और वहां पर हमारी सरकार ना वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है ताकि वहां पर वर्ल्ड क्लास लेवल की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। और ये एरिया बच्चों बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में भी है, आपने शायद नाम सुना होगा गिफ्ट सिटी इन गुजरात। तो ये एरिया आपका डेवलप किया जा रहा है गुजरात अहमदाबाद के पास, और वहां पर एक गिफ्ट सिटी नाम से आपका एसईजेड डेवलप किया जा रहा है। और बच्चों वो जो गिफ्ट सिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इट इज अ टाइप ऑफ आईएफएससी सेंटर, और वो गिफ्ट सिटी के अंदर जो भी कंपनीज वगैरह लगाई जाती है हम उनको आईएफएससी कंपनीज भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों आज कोई फॉरेन कंपनी है या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है,
वो गिफ्ट सिटी, हमारी सरकार ने जो एक गिफ्ट सिटी डेवलप करी, अब हमारी सरकार चाहती है जी गिफ्ट सिटी फटाफट डेवलप हो, यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट हो, यहां पर वर्ल्ड क्लास लेवल की कंपनीज आए, पैसा रेज करे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज करे, गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट इट। तो हमारी सरकार ने कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस ना इन आईएफएससी कंपनीज के लिए एग्जम्प्ट भी कर रखे हैं। तो यहां पर सरकार ना आज फॉरेन कंपनीज को मोटिवेट करने के लिए एक एग्जम्पशन लेकर के आई, और उन्होंने क्या कहा कि जी अगर कोई फॉरेन कंपनी है या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, अगर वो कंपनी इंडिया में आ रही है और वो कंपनी गिफ्ट सिटी में अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करके गिफ्ट सिटी के लोगों से पैसा रेज कर रही है, तो इस कंपनी को हम इस चैप्टर की बातों से कर रहे हैं एग्जाम। मतलब इस चैप्टर में जो प्रोस्पेक्टस इशू करना, प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर, उन सारी बातों से इस फॉरेन कंपनी को किया जा रहा है एग्जाम। दैट इज इस टाइप की फॉरेन कंपनी के लिए गिफ्ट सिटी में सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज करना हम आसान बना रहे हैं, क्योंकि ताकि वो इंडिया में आए और गिफ्ट सिटी से सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज करना स्टार्ट करे, ताकि गिफ्ट सिटी और फास्ट पेस पर डेवलप हो पाए। इसलिए हमारी सरकार बच्चों यहां पर ये अमेंडमेंट लेकर के आ गई, और उन्होंने क्या कहा, अगर कोई फॉरेन कंपनी या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आईएफएससी दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के अंदर सिक्योरिटी इशू करके पैसा उठा रही है, तो उसको इस चैप्टर के इन सेक्शंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, आई गेस नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स, पर हाँ ये एक अमेंडमेंट आपके फॉरेन कंपनी के टॉपिक में आई है। पर बच्चों यहां पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? तो बच्चों हमने ना फॉरेन कंपनी का मतलब पढ़ा था, और फॉरेन कंपनी को लॉ डिफाइन कैसे करता है? फॉरेन कंपनी को लॉ डिफाइन करता है जी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसका इंडिया में क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। और हमने सीखा था बच्चों ये प्लेस ऑफ बिजनेस हमारा फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। दैट इज आप चाहो तो आज के दिन में ये प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी ओपन कर सकते हो। और हमने बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड की एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब चाहे आपका मेन सर्वर इंडिया में हो या नहीं, आप इंडिया में आकर के टेली मार्केटिंग, टेली कम्यूटिंग, B2B, B2C, कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटीज, ये वाले काम अगर कर रहे हो, तो बच्चों एक दिक्कत क्या आती है कि अगर एक बाहर की कंपनी इंडिया में सिर्फ आईएफएससी सेंटर में आकर अपनी सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज कर रही है, तो उसको हमने इस चैप्टर के इन सेक्शन से तो एग्जम्प्ट कर दिया है। पर दिक्कत क्या आती है बच्चों, इस कंपनी के ऊपर ना एक रिस्क आ जाता है, और स्पेसिफिकली रिस्क किसके ऊपर आएगा, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया गिफ्ट सिटी में सिक्योरिटी इशू करके पैसा उठा रही है ना, कहने वाला इंसान क्या कह सकता है कि आपने ना इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर लिया बिकॉज आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में काम कर रहे हो। तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर कोई बाहर की कंपनी सिर्फ इस गिफ्ट सिटी में सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेस कर रही है ना, तो इस चीज को हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन से बाहर कर रहे हैं। ध्यान रखना, हमने सिर्फ इस चीज को बाहर किया है। अगर आप अदर वे अराउंड इंडिया में कोई काम करोगे वो कवर्ड है, पर अगर आप इंडिया में सिर्फ गिफ्ट सिटी में सिक्योरिटी इशू करके या आईएफएससी सेंटर में सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेस कर रहे हो, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन से बाहर कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन से बाहर करने से बच्चों हुआ क्या कि अगर कोई बाहर की कंपनी सिर्फ और सिर्फ आईएफएससी सेंटर में सिक्योरिटी इशू करके पैसा उठाती है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानेंगे, तो वो फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो वो चीज सरकार ने साथ में और क्लैरिफाई कर दी, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड के मतलब में बच्चों एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करी और कहा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज electronic based offering of securities, subscription thereof or listing of securities in IFSC center set up under section 18 of the SEZ Act shall not be constituted as इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानेंगे। तो यहां पर सरकार ने फॉरेन कंपनीज का बेनिफिट दिया, और कहीं ना कहीं सरकार मोटिवेट कर रही है कि बाहर की कंपनीज आकर के गिफ्ट सिटी में अपनी सिक्योरिटीज इशू करवाएं, लिस्ट कराएं और वहां से पैसा रेज करें। तो सरकार मोटिवेट कर रही है उन्हें। और हमने वैसे भी पढ़ा था बच्चों की आईएफएससी कंपनीज के लिए भी अदर वे राउंड लॉ में बहुत सारी एग्जम्पशंस रहती हैं। तो आज बाहर की कंपनी भी गिफ्ट सिटी में सिक्योरिटी इशू करके पैसा उठाए, उसके लिए सरकार ये बेनिफिट लेकर के आ गई है। तो बच्चों बस हमारी ये 3 ही अमेंडमेंट है इन दी एंटायर टॉपिक ऑफ कंपनी लॉ। इसके अलावा आपकी कंपनीज एक्ट में और कोई अमेंडमेंट नहीं है। बीट चैप्टर ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, जो भी आपके बाकी के चैप्टर्स हैं, कहीं भी आपकी और कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो एक आपकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डेटा बैंक की अमेंडमेंट आई बच्चों, एक आपकी रूल 4 वो जो मैटर्स आप बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस नहीं कर सकते, उसमें अमेंडमेंट आई, और एक ये छोटी सी अमेंडमेंट आई आपकी इन द टॉपिक ऑफ फॉरेन कंपनी। अब आगे अगर हम बात करें बच्चों, अगली जो अमेंडमेंट यहां पर आ रही है वो आ रही है आपकी सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस की। दैट इज हमारा जो कॉर्पोरेट लॉ का लगे बच्चों, उसमें हमारा एक तो कंपनीज एक्ट आता है, एक सेबी एक्ट आता है। सेबी एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट सेबी की जो ये एलओडीआर रेगुलेशंस है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, इनमें अमेंडमेंट जरूर आई है।
अब बच्चों इनमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसको मैंने यहां पर बड़ा स्मार्टली इंसर्ट करने की कोशिश करी है। जो अमेंडमेंट्स मेरे को लग रही थी कि उन अमेंडमेंट्स को स्ट्रेट अवे सिर्फ अमेंडेड प्रोविजन पढ़ के समझा नहीं जाएगा, तो मैंने वो पूरी अमेंडमेंट यहां पर दोबारा से इंसर्ट कर दी। फॉर एग्जांपल आज सेबी ने रेगुलेशन 21 के अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स लाई, तो अगर मैं सिर्फ आपको वो अमेंडेड बात बता देता ना समझ में नहीं आती, तो मैंने क्या किया, रेगुलेशन 21 यहां पर दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दी अमेंडेड फॉर्म में। लाइकवाइज रेगुलेशन 3 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आई। अब अमेंडमेंट्स में सिर्फ अमेंडेड प्रोविजन अगर आपको बताता ना स्टेट अवे शायद समझना आता, तो मैंने उसको भी यहां पर रिप्रोड्यूस कर दिया। तो यहां पर अमेंडमेंट मैंने कई कई अमेंडमेंट्स के लिए पूरा प्रोविजन दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। और आप देखोगे बच्चों मैंने यहां पर ना येलो में उसे हाईलाइट किया हुआ है कि इस रेगुलेशन के अंदर ये अमेंडमेंट आई है। और यहां पर बच्चों मैं एक और बात बता दूं, ये है हमारी आज की क्लास की लास्ट अमेंडमेंट, दैट इज दिस इज द ओनली अमेंडमेंट सेबी एलओडीआर रेगुलेशन की। इसके अलावा सिक्योरिटी लॉ में और कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसके अलावा बच्चों आपके इकोनॉमिक लॉज में कोई अमेंडमेंट नहीं है। आप बस अगर मई 22 की आरटीपी उठाकर देखोगे, वहां पर एक अमेंडमेंट बस फेमा के एक्सपोर्ट रेगुलेशन के छोटे से टॉपिक में आई है, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। वो एग्जाम के लिए आप स्किप कर सकते हो। तो इकोनॉमिक लॉज में मैं कह रहा था ना सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, वो फेमा के टॉपिक में आई हुई है, ठीक, वो आप पेपर के लिए स्किप कर सकते हो। तो पेपर के लिए आप बस ये अमेंडमेंट करके जाएंगे, मई 22 के लिए आप अमेंडमेंट्स के लिए हो जाएंगे तैयार। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों आ जाते हैं फटाफट से और आज की क्लास फटाफट फिनिश करते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट बच्चों जो आपके एलओडीआर के टॉपिक में आ रही है वो आ रही है रेगुलेशन नंबर 3 में। और बच्चों जो रेगुलेशन 3 में अमेंडमेंट की गई है ना, वो अमेंडमेंट पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज वो अमेंडमेंट थोड़ी सी बचकानी है। बचकानी क्या मतलब, एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। मैं जब समझाऊंगा आप समझ जाओगे। अमेंडमेंट क्या की गई है बच्चों, पहले यहां पर लिखा होता था unless otherwise provided these LODR regulations shall apply to the listed company who has listed। तो पहले ना ग्रामेटिकल एरर्स थे, कायदे से यहां द नहीं आना चाहिए थे, यहां पर ए आना चाहिए था। तो आज वही ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट कर दिया गया है कि द को उठाकर हमने यहां पर ए लिख दिया है, एंड हु की जगह यहां वर्ड क्या बनता है विच, बिकॉज हु तो हम नेचुरल पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये अमेंडमेंट है, बताओ तो ये कोई अमेंडमेंट हुई? ऑब्वियसली नहीं। पर लॉ पढ़ते समय पढ़ने में एब्सर्ड लगता था बिकॉज वो ग्रामेटिकल एरर्स थे। तो आज अमेंडमेंट के थ्रू ग्रामेटिकल एरर को चेंज कर दिया गया है। अगली अमेंडमेंट यहां पर आई बच्चों, तो रेगुलेशन 3 आपको बताता है कि ये एलओडीआर रेगुलेशन किन किन कंपनीज पर अप्लाई करेंगी। तो ये रेगुलेशन 3 कहता था जी हर उस कंपनी पर जिसने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू करके लिस्ट करवा रखी हैं। और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो पहले यहां पर ये क्या बोलता था कि जी आपने चाहे अपने इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मेन बोर्ड पर लिस्ट कराए हो, या एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट कराए हो, या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कराए हो। तो यहां पर पहले एक टर्म आता था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना, उनके 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक तो जो मेन बोर्ड जहां पर आप नॉर्मली शेयर खरीदते बेचते हो, एक एसएमई एक्सचेंज जहां पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के शेयर्स लिस्टेड होते हैं, और एक बच्चों इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था। तो आज से लगभग 1-1.5 साल पहले सेबी ने ना उस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदल के क्या कर दिया था, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो उसका प्लेटफॉर्म का नाम ही चेंज हो गया था। यहां पर बेसिकली आपके स्टार्टअप वाली कंपनीज लिस्ट होती है, दैट इज अगर स्टार्टअप्स को विजिबिलिटी चाहिए वो यहां पर लिस्ट हो सकती है। तो वो जो नाम सेबी ने चेंज किया था ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, वही अमेंडमेंट यहां पर भी आ गई। तो यहां से भी वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हटाकर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म लिख दिया गया, बिकॉज ये नॉमेनक्लेचर अब चेंज हो गया। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है। और पहले यहां पर सेकंड पॉइंट में लिखा होता था नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सेबी ने कहा हटाओ जी, सिंपली उसको लिख देते हैं नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कि आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी अगर इशू करके लिस्ट करा रहे हो तो भी आप पर लॉ अप्लाई कर जाएगा। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है रेगुलेशन 3 में। आई डोंट थिंक बच्चों पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए यूमेस के। अगली जो अमेंडमेंट आ रही है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में ना बहुत सारी कमेटीज के बारे में पढ़ते थे कि लिस्टेड कंपनीज में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, आपकी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारी कमेटीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर आप एक और कमेटी पढ़ते थे रेगुलेशन 21 में, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये एक नए टाइप की कमेटी होती थी, बिकॉज ये कमेटी ना कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनानी होती। कंपनीज एक्ट में रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का टॉपिक ही नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में इस कमेटी की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। ये रिक्वायरमेंट सेबी एडिशनली लेकर के आता है अपनी रेगुलेशंस के थ्रू। तो ये वाली रिक्वायरमेंट सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई करती है जिन पर सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस अप्लाई कर रही हैं। तो बच्चों आज इस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के टॉपिक में थोड़ी मोड़ी अमेंडमेंट्स आई हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो जो अमेंडमेंट इसमें आई है वो मैंने आपकी येलो में हाईलाइट की हुई है, मैं फटाफट बता भी देता हूं। सबसे पहली अमेंडमेंट बच्चों यहां पर क्या आ रही है, यहां पर आपकी अमेंडमेंट आ रही है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के कॉम्पोजिशन में। कि एक लिस्टेड कंपनी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को कैसे कंपोज करेगी। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है भाई, द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर्स। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
आप यहां पर जो बाकी कमिटीज बनाते थे ना, उन कमिटीज में सारे मेंबर डायरेक्टर्स ही हुआ करते थे, पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जहां पर आप एक नॉन डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हो। इसलिए क्या कह रहे हैं जी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें से मेजॉरिटी कौन होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दैट इज, ये एक ऐसी कमेटी है जहां पर आप नॉन डायरेक्टर्स को भी ला सकते हो। तो यहां पर अगर आपने इस कमेटी पर सपोज बच्चों 3 मेंबर्स अपॉइंट किए, तो कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 1 नॉन डायरेक्टर हो सकता है। 4 अपॉइंट किए तो मेजॉरिटी मतलब 3 डायरेक्टर होंगे, 1 नॉन डायरेक्टर हो सकता है। 5 अपॉइंट किए तो 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, 2 नॉन डायरेक्टर हो सकते हैं। दैट इज, आपको मिनिमम 3 मेंबर अपॉइंट करने हैं, जिसमें मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दैट इज, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर रहे हो उनमें से कम 1 इंडिपेंडेंट हो। बट अगर इस कंपनी ने अपने आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करा रखा है, एसआर इक्विटी शेयर्स मतलब बच्चों सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर, आप इनको डीवीआर समझ सकते हो कि कंपनीज एक्ट में हम इन्हें डीवीआर बोलते थे, सेबी ने नाम देता है सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स। तो अगर किसी कंपनी ने अपने सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर लिस्ट कराए हैं, तो उसकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एटलीस्ट 2/3 कौन होने चाहिए बच्चों, शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ऐसे केस में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मिनिमम 2/3 विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये एक अमेंडमेंट यहां पर आई है। अगली अमेंडमेंट बच्चों रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के टॉपिक में क्या आई, पहले ये रेगुलेशन क्या कहती थी कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी साल में एक बार भी मिलेगी तो चलेगा, पर अब यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट हो गई है ट्वाइस, कि आपको साल में कम से कम 2 बार मिलना पड़ेगा। और यहां पर एक सब रेगुलेशन 3C ने क्या क्लेरिफाई कर दिया कि मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी कंडक्टेड इन सच अ मैनर that on continuous basis not more than 180 days shall elapse between 2 consecutive meeting। तो जी साल में कम से कम 2 बार जरूर मिलिएगा और उनके बीच में 180 दिन से ज्यादा का गैप ना आए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बच्चों साथ ही साथ क्योंकि यहां पर मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट बताई गई, तो यहां पर फाइनली सेबी ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कोरम भी बता दिया। पहले ना सेबी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कोई कोरम नहीं बताता था, तो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती थी, पर अब सेबी कह रहे जी मैं बताऊंगा कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी अपनी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग बुला रही है तो उसका कोरम क्या होगा। और बच्चों यहां पर कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी बताई, आइदर 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज हायर, पर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दैट इज, जब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग आएगी 2 मेंबर और 1/3 विच एवर इज हायर, इतने मेंबर्स उस कमेटी की मीटिंग में जरूर प्रेजेंट हो। पर ध्यान रखना ऐसा ना हो कि सिर्फ नॉन डायरेक्टर्स वाले मेंबर ने मीटिंग करता है ना, कम से कम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है यहां पर। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर 2 मेंबर और 1/3 विच एवर इज हायर, पर कम से कम एक डायरेक्टर प्रेजेंट जरूर रहेगा। तो यहां कोरम की रिक्वायरमेंट आपके लिए ले डाउन कर दी गई। अगली अमेंडमेंट बच्चों जो यहां पर आई क्या आई, पहले जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट थी बच्चों, वो एप्लीकेबल होती थी सिर्फ टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज पर। आज उस 500 को चेंज करके कितना कर दिया गया है, 1000। तो ये क्या कह रहा है जी, सब रेगुलेशन 5 पूरी पढ़ लेते हैं कि द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू टॉप 1000 listed entities determined on the basis of market capitalization as at the end of the immediate previous financial year। तो पिछले साल अगर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप टॉप 1000 कंपनीज लिस्टेड कंपनीज की लिस्ट में फॉल कर रहे हो, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। सर एक चीज बताइए, आज 2021 खत्म हुआ, हम टॉप 1000 कंपनीज की लिस्ट में आ रहे थे, तो हमने 2022 में तो ये कमेटी बना ली। अब अगर 2022 में हमारी मार्केट कैप नीचे गिर गई और बाई चांस 2022 के एंड में हम टॉप 1000 कंपनीज की लिस्ट में नहीं आ रहे, तो क्या 2023 में हम इस कमेटी को बनाने से एग्जम्प्ट है, फिर भी बनानी पड़ेगी। ध्यान रखना बच्चों, फिर भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बात रेगुलेशन 3 ने कर रखी है क्लैरिफाई। और रेगुलेशन 3 ने क्या कहा, द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशंस which become applicable to listed entity on the basis of market cap shall continue to apply to such entities even if they fall below such threshold। तो बच्चों अगर इन LODR रेगुलेशंस की कोई भी बात किसी भी कंपनी पर मार्केट कैप की वजह से, मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से अप्लाई कर गई, तो बाद में चाहे मार्केट कैप नीचे भी गिर जाए, आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना बच्चों, ये कमेंटमेंट है। लाइकवाइज अगर आपकी कंपनी एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है, सर इसका क्या मतलब है, एक ऐसी एंटिटी है जिसने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट करा रखे हैं कम से कम 500 करोड़ रुपए के, तो उनको भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ती है। तो बच्चों ये कुछ अमेंडमेंट्स आई हमारी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के टॉपिक पे। मैं ये पूरा तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसका सारा समरी आपकी कॉम्पैक्ट बुक में गिवन है, तो आप वो कॉम्पैक्ट बुक से पढ़ सकते हो। मैंने जो अमेंडमेंट आई है वो वाली बातें आपको यहां पर सारी बताई। तो एक रेगुलेशन 3 में अमेंडमेंट आई बच्चों, एक रेगुलेशन 21 में अमेंडमेंट हमारी आई। अगली अमेंडमेंट जो LODR के टॉपिक में आ रही है, बहुत ही माइन्यूट सी अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट आ रही है बच्चों आपकी रेगुलेशन नंबर 24 में। अब बच्चों जो रेगुलेशन 24 है वो किसी से डील करता है,
वो एक लिस्टेड एंटिटी के ऊपर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट ले डाउन करता है रिगार्डिंग दी सब्सिडरी कंपनी। फॉर एग्जांपल, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है जिस पर एलओडीआर रेगुलेशन लग रही है। तो रिलायंस आपकी जो सब्सिडरी कंपनीज है ना, उनसे आपकी वैल्यू डिराइव होती है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी अच्छा काम करेगी तो रिलायंस का शेयर बढ़ेगा, बिकॉज सब्सिडरी से होल्डिंग की वैल्यू डिराइव हो रही है। तो रेगुलेशन 24 ना रिलायंस के ऊपर सब्सिडरी कंपनीज पर ध्यान रखने की बात करता है कि आप सब्सिडरी कंपनीज पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ नॉर्म्स कंप्लाई करिएगा। अब बच्चों, रेगुलेशन जो 24 सेबी ने बनाई हुई है ना, वो बहुत ही घुमा फिरा के ड्राफ्ट की हुई है। तो मैं आपको एक बार रेगुलेशन 24 की मेन बातें दिखाता हूं। तो आपकी एलओडीआर रेगुलेशंस आ रही हैं, तो एक बार पुरानी बातें मैं रेगुलेशन 24 की दिखा दूं। तो यहां पर ड्राफ्टिंग ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कहते हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राफ्टिंग सेबी ने करी। सेबी ने पहले का लिस्टेड एंटिटी, अगर आपकी कोई मटेरियल सब्सिडरी है सब रेगुलेशन 1 के हिसाब से, और सेबी ने बच्चों पता है यूनिक बात क्या करी, सेबी ने मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होता है उसको डिफाइन कर रखा है रेगुलेशन नंबर 16 में। तो जो सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस है उसमें एक रेगुलेशन 16 आती है, वहां कैसे मटेरियल सब्सिडरी को डिफाइन किया गया। वहां सेबी कहता है बच्चों कि मटेरियल सब्सिडरी एक ऐसी सब्सिडरी को माना जाएगा जिस सब्सिडरी से कम 10% की इनकम, या सॉरी 10% से ज्यादा की इनकम या 10% ऑफ द नेटवर्थ उसमें इन्वेस्टेड है। दैट इज रिलायंस की अगर बहुत सारी सब्सिडरीज हैं तो मटेरियल किसको मानेंगे, जिस सब्सिडरी से या तो रिलायंस के पूरे ग्रुप की जो 10% इनकम है वो डिराइव होती हो, या जिस सब्सिडरी में रिलायंस के ग्रुप के नेटवर्थ का 10% से ज्यादा इन्वेस्टेड हो। तो या तो वहां से 10% की कमाई आए या वहां पर हमारी नेटवर्थ का 10% इन्वेस्टेड हो, उससे हम मटेरियल सब्सिडरी नॉर्मली मानते हैं। और सेबी बढ़िया बात क्या कहता है, सेबी कहता है जी नॉर्मली तो मटेरियल सब्सिडरी का मतलब यही है, पर ये जो सब रेगुलेशन 1 है ना, वो कहते हैं जी मैं रेगुलेशन 16 की मटेरियल सब्सिडरी को नहीं मानता। ये कहता है जी नॉटविथस्टैंडिंग इट स्टार्ट्स विद अ नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज एंड इट सेज मैंने रेगुलेशन 16 में जो मटेरियल सब्सिडरी डिफाइन करी उसको नहीं मानता, मैं रेगुलेशन नंबर सब रेगुलेशन 1 के लिए मटेरियल सब्सिडरी को अलग से डिफाइन कर रहा हूं। तो सेबी ने क्या कॉम्प्लिकेशन करी कि बच्चों ये जो सब रेगुलेशन 1 में जो भी बात लिखी है इसके लिए मटेरियल सब्सिडरी किसको माना जाता है, जिसमें से या तो 20% की इनकम आ रही हो या जिसमें 20% इन्वेस्टेड हो। और बाकी पूरी एलओडीआर रेगुलेशंस के लिए, दैट इज यहां पर जो नीचे दी गई बातें हैं, इनके लिए मटेरियल सब्सिडरी किसे माना जाएगा, जहां पर 10% की इनकम आती हो या 10% नेटवर्थ इन्वेस्टेड हो। तो मटेरियल सब्सिडरी के ना डुअल मीनिंग सेबी ने दे रखे हैं। सब रेगुलेशन 1 में मटेरियल सब्सिडरी उसे माना जाता है जहां पर 20% इनकम या नेटवर्थ है, पर बाकी की पूरी एलओडीआर रेगुलेशंस के लिए मटेरियल सब्सिडरी किसे माना जाता है, जहां पर 10%। तो सर इसमें क्या कोई अमेंडमेंट है ना बच्चों, ये पहले भी सेम था अब भी सेम है। जो अमेंडमेंट आई है वो आई है बस इस सब रेगुलेशन 5 में। बस यही मेरे को समझाना था कि जो सब रेगुलेशन 5 है बच्चों वो किस पर अप्लाई कर रहा है, मटेरियल सब्सिडरी पर। सब रेगुलेशन 5 के लिए मटेरियल सब्सिडरी क्या हम इस 20% वाली को मानेंगे ना, 20% तो सिर्फ सब रेगुलेशन 1 के लिए है। सब रेगुलेशन 5 के लिए मटेरियल सब्सिडरी किसे माना जाएगा, एक ऐसी सब्सिडरी कंपनी जहां से रिलायंस को 10% से ज्यादा की इनकम मिलती हो या जिसमें 10% से ज्यादा नेटवर्थ इन्वेस्टेड हो, उसे मानेंगे। इसमें अमेंडमेंट क्या आई है बच्चों, तो ये सब रेगुलेशन 5 में अमेंडमेंट बस इतनी आई है बच्चों कि यहां पर रिलायंस के ऊपर एक जिम्मेवारी थी। जिम्मेवारी क्या थी कि रिलायंस आज अगर आप अपनी किसी मटेरियल सब्सिडरी के शेयर्स बेचते हो और आप इतने शेयर्स बेच देते हो जिसकी वजह से आपकी उस कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से अगर नीचे चली जाती, तो पहले यहां पर क्या लिखा होता था 50% से लेस। मतलब अगर बच्चों रिलायंस इस कंपनी में लेट से 55% होल्ड कर रहा है, रिलायंस की कोई सब्सिडरी है लेट से जियो लिमिटेड, उसमें रिलायंस 55% की शेयर होल्डिंग रखे हुए है, तो आज अगर रिलायंस आप इसमें इतने शेयर्स बेचना चाहते हो जिसकी वजह से सब्सिडरी में आपकी होल्डिंग 50 से नीचे चली जाए, फॉर एग्जांपल 49.9 आ जाए, तो आपने इसके अंदर अगर 5.1% बेच दिया तो आपकी शेयर होल्डिंग 50 से नीचे चली जाएगी। तो यह रेगुलेशन क्या करती थी, ऐसा करने के लिए रिलायंस पहले आपको एसआर वगैरह पास करना पड़ेगा। यह बात पहले भी सेम थी अब भी सेम है, बस चेंज क्या आया, तो बच्चों किसी भी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, मोर देन 50। तो इन रेगुलेशन में ना एक एरर था। एरर क्या था, आज अगर रिलायंस अपनी सब्सिडरी के एग्जैक्ट 5% शेयर बेचेगी ना तो रिलायंस की होल्डिंग रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, एग्जैक्ट 50। पर फिर भी क्या ये सब्सिडरी रहेगी ना, तो यहां पर सेबी ने बस चेंज क्या किया, यहां पर जो ये बात लिखी होती थी ना लेस देन 50, यहां पर सेबी ने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 50।
दैट इज रिलायंस। अगर आप अपनी सब्सिडरी में इतना शेयर होल्डिंग सेल कर रहे हो कि उसको सेल करने की वजह से आपकी शेयर होल्डिंग उस कंपनी में या तो 50 हो जाए या 50 से कम हो जाए, तो आपको एसआर पास कराना पड़ेगा। पहले एसआर कब पास होता था? जब 50 से कम होती थी। पर अगर आपकी शेयर होल्डिंग रिड्यूस होकर एग्जैक्ट 50 भी हो रही है तो भी आपको एसआर पास कराना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट यहां पर आई है कि पहले यहां पर सिर्फ लेस देन 50 होता था, अब क्या आ गया बच्चों? लेस देन इक्वल टू 50। बस नॉलेज के लिए ये जरूर ध्यान रखना कि इस सब रेगुलेशन 5 में मटेरियल सब्सिडरी 20% वाली नहीं होती। बहुत बच्चे इस बात को गलत समझते हैं। बच्चा कहता है जी सारी रेगुलेशन में 10% 20% लगेगा ना। सेबी ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में इसकी ड्राफ्टिंग कर रखी है। तो यहां पे सब रेगुलेशन 5 के लिए मटेरियल सब्सिडरी 10% के हिसाब से हम देखते हैं, 20% के हिसाब से नहीं। वो ध्यान रखना, वो पहले भी सेम था, अब भी सेम, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। अमेंडमेंट बस इस पॉइंट में आई है। अगली अमेंडमेंट बच्चों जो एलओडीआर रेगुलेशंस में सेबी ने करी, वो करी बच्चों रेगुलेशन नंबर 26 में। तो यहां पर एक रेगुलेशन 26 आती है। ये रेगुलेशन बच्चों किस चीज पर किसी से डील करती है? ये रेगुलेशन बताती है जी आज अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो और एज अ डायरेक्टर आप लिस्टेड कंपनीज में जो अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं, उन कमेटीज के मेंबर या आप चेयरमैन बन रहे हो, तब जरूरत से ज्यादा कमेटीज के मेंबर या चेयरमैन मत बनना। तो यहां पर आप पर लिमिट लगाई जाती है कि आप जरूरत से ज्यादा कंपनीज के मेंबर्स या मेंबरशिप या चेयरमैनशिप एक्वायर मत करना। तो यहां पर जो अमेंडमेंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। ये रेगुलेशन पहले क्या बोलती थी कि जी आज कोई भी डायरेक्टर अगर है तो आप मेंबर मैक्सिमम कितने कमेटीज के बन सकते हो? 10 कमेटीज के, और चेयरमैन कितने के? 5 कमेटीज के। ध्यान रखना बच्चों, ये रेगुलेशन सिर्फ कमेटी मेंबरशिप से डील कर रही है, ये नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से डील नहीं कर रही। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप कितनी कंपनी में हो सकते हो, उसके लिए आपने कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 165 पढ़ा था और रेगुलेशन नंबर 17A पढ़ी थी। वो आपकी डील करती थी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से। रेगुलेशन 26 किस से डील करता है? मेंबरशिप ऑफ द कमेटीज। और यहां पर खास बात क्या होती है बच्चों, यहां पर ना आपकी सारी कमेटीज की मेंबरशिप काउंट नहीं होती। यहां पर अगर आप मेंबर या चेयरमैन हो ऑडिट कमेटी के या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के, तो सिर्फ इन 2 कमेटीज की मेंबरशिप और चेयरमैनशिप पर लिमिट लगाई गई है। इनके अलावा अगर आप किसी और कमेटी में मेंबर या चेयरमैन हो, उसके ऊपर ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं करती। तो दिस रेगुलेशन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की मेंबरशिप एंड चेयरमैनशिप। तो ये रेगुलेशन पहले भी क्या कहती थी जी, मेंबर मैक्सिमम 10 ऑडिट कमेटी या एसआरसी के हो गए और चेयरमैन मैक्सिमम आप 5 कमेटीज ऑडिट कमेटी या एसआरसी के हो गए। ये पहले भी सेम था, अब भी सेम है, बस चेंज क्या किया, अब सेबी ना अपनी रेगुलेशंस में विमेन एम्पावरमेंट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा अग्रसर है। तो सेबी ने क्या कर दिया बच्चों, पहले यहां पर लिखा होता था इन विच ही इज अ डायरेक्टर, अब सेबी ने यहां पर बच्चों ही ऑब्लिक शी कर दिया है। दैट इज चाहे वो चेयरमैन है चाहे चेयर वुमेन है, ठीक, चेयरमैनशिप है या चेयरमैन वुमेनशिप है, और इसलिए बच्चों चेयरपर्सन वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ही के साथ शी कर दिया। पर बच्चों अगर यहां पर ही के साथ शी ना लिखा होता तो भी क्या ये बात एक फीमेल डायरेक्टर पर अप्लाई करती? यस, आपने सी एंटर लेवल पर जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ा था, वो कहता था जी कि अगर किसी भी कानून में मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें फेमिनिन वैसे इंक्लूडेड होता है। पर फिर भी सेबी कह रहे नहीं थी, मैं तो क्लियर करके लिखूंगा। तो सेबी ने बच्चों इस टाइप से ही ऑब्लिक शी की अमेंडमेंट्स करी हैं। और इसी तरीके से बच्चों एलओडीआर रेगुलेशन, अगर आप आरटीपी से उठाकर एलओडीआर के अमेंडमेंट्स देख रहे हो ना, तो सेबी ने 1-2 और रेगुलेशन में वाला काम किया है। जैसे रेगुलेशन 6 में ही ऑब्लिक शी, एक और रेगुलेशन में हिमसेल्फ हरसेल्फ। तो वो मैंने यहां अमेंडमेंट नोट्स में रिप्रोड्यूस नहीं करी, बिकॉज ये अमेंडमेंट आप भी समझते हैं पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है। और दूसरी अमेंडमेंट यहां पर क्या है बच्चों कि यहां पर आपकी ऑडिट कमेटी और एसआरसी कमेटी के अगर आप मेंबर या चेयरमैन हो तो उसे काउंट सिर्फ कब किया जाएगा, अगर आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, उसकी ऑडिट कमेटी या एसआरसी के मेंबर या चेयरमैन हो। पर अगर आप बाई चांस किसी प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, फॉरेन कंपनी, उनमें भी कमिटीज बनी हुई हैं, उनके मेंबर या चेयरमैन हो, उन्हें यहां पर इस 10 और 5 की लिमिट में काउंट नहीं करते। बस यहां पर एक और बात क्या क्लैरिफाई कर दी कि बाई चांस अगर आप किसी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी या एसआरसी के मेंबर या चेयरमैन हो, दैट इज हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब है बच्चों, मैंने आपको बताया था, जिस कंपनी ने अपने कम से कम 500 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवा रखा है। तो अगर आप ऐसी कंपनी में किसी ऑडिट कमेटी या एसआरसी के मेंबर या डायरेक्टर हो, उसको भी यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। तो बस ये एक बात क्लैरिफाई की गई। एंड बच्चों लास्ट अमेंडमेंट, एंड दिस अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फ्रॉम एमसीक्यू स्टैंड पॉइंट। तो बच्चों आपने जब सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस पढ़ा था ना, वहां पर आपने काफी सारे क्वार्टरली कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस, इवेंट बेस्ड कंप्लायंस पढ़े होंगे जो एक लिस्टेड कंपनी को करने रहते हैं। तो वहां पर एक क्वार्टरली कंप्लायंस क्या आता था
कि हर लिस्टेड एंटिटी को अपना हर क्वार्टर फिनिश होते ही, जैसे क्वार्टर 1 फिनिश हुआ, क्वार्टर 2 फिनिश हुआ, क्वार्टर खत्म होते ही 15 दिन के भीतर भीतर ना अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक रिपोर्ट बनाकर फाइल करनी होती थी स्टॉक एक्सचेंजेस के पास। तो आज उस 15 दिन के टाइम को इंक्रीज करके कर दिया गया है 21 डेज। तो पहले ये टाइमलाइन 15 डेज होता था, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ये रिपोर्ट फाइल करने के लिए आपको 15 डेज मिला करते थे क्वार्टर एंड से, अब आपको मिलेंगे 21 डेज। तो दिस इज द लास्ट अमेंडमेंट फॉर सीए फाइनल्स। तो आई गेस पिछली अगर हम 3-4 अमेंडमेंट क्लासेस बच्चे उठा के देख लें, आज की अमेंडमेंट क्लास में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, दीज आर द वेरी लेस, या आज तक के सबसे कम अमेंडमेंट्स मैं कहूंगा जो आपके सिलेबस में आई हैं। तो 3 अमेंडमेंट आपके कंपनी लॉ के टॉपिक में थी, और ये थोड़ी सी अमेंडमेंट आपकी आई सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में। इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। आरटीपी में फेमा की एक्सपोर्ट रेगुलेशन की एक छोटी सी अमेंडमेंट है, बट वो आप पेपर के लिए स्किप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास फ्रॉम माय साइड गाइस। तो आई होप ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। बाकी बच्चों आप अपनी तैयारी में लगे रहें, मेरा अटेम्प्ट बस आने ही वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एंड विश यू ऑल द सक्सेस। टेक केयर, बाय बाय।